प्रिय विद्यार्थियों, विषय है डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक दृष्टि। डॉक्टर नगेंद्र भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। आधुनिक हिंदी की आलोचना को समृद्ध करने में डॉक्टर नगेंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अंग्रेजी साहित्य के संस्कारों को आत्मसात करके हिंदी साहित्य में प्रवेश किया। इसलिए साहित्य के संबंध में उनकी धारणाओं का मूल आधार अंग्रेजी साहित्य के कवियों और आलोचकों की मान्यताओं से प्रेरित है। उन्होंने उच्चतर शिक्षा, अध्ययन, शोध कार्य और समीक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। वे विद्वत्ता के प्रतिमान हैं। संस्कृत के आचार्यों में भट्टनायक और अभिनव गुप्त से हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आप विशेष रूप से प्रभावित रहे। डॉक्टर नगेंद्र ने इसमें स्वयं भी कहा है कि आरंभ में ही आचार्य शुक्ल के प्रभाववश मेरे मन में भारतीय रस सिद्धांत के प्रति गहरी आस्था हो गई। शुक्ल जी का मेरे मन पर विचित्र आतंक और प्रभाव रहा। मेरे अपने संस्कार शुक्ल के संस्कारों से सर्वथा भिन्न थे और उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे और मैं ये मानने को विवश हो जाता था कि इस व्यक्ति की काव्य दृष्टि चाहे संकुचित हो, लेकिन फिर भी अपनी सीमा में यह महारथी अजय है। पाश्चात्य आलोचकों में डॉक्टर नगेंद्र I.S. रिचर्ड्स, क्रोचे से प्रभावित हुए और प्राय सभी काव्य दृष्टियों से समन्वित प्रभाव के आधार पर विकसित उनकी काव्य दृष्टि रस, सौंदर्य और आनंद की आत्मनिष्ठ स्थिति को देती है। अपने को निरंतर विकसित और सुसंस्कृत करते रहने के बावजूद डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत के प्रति अपनी आस्था में अपराजय रहे। डॉक्टर नगेंद्र पश्चिमी अवधारणाओं से अधिक प्रभावी रहे, परंतु भारतीय जीवन मूल्य के अनुरूप ही उन्हें ढालकर आत्मसात किया। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना पद्धति को आचार्य शुक्ल की पद्धति का ही विकसित रूप कहा जा सकता है। वे रस सिद्धांत का युगानुकूल व्याप्ति देना चाहते हैं और विकसित जीवन मूल्यों के साथ शास्त्रीय सीमाओं को भी विकसित देखना चाहते हैं। डॉक्टर निर्मला जैन के शब्दों में कहा भी है, स्वभाव से डॉक्टर नगेंद्र विरोध करने के आदी नहीं थे। वे अपने विरोधियों से डटकर लोहा लेते, पर विरोधी की संभावना और उपस्थिति को कभी नकारा नहीं। वे भीतर से अत्यंत मानवीय कोमल स्वभाव के थे। चिरकाल से उपेक्षित कवि व्यक्तित्व की ओर नगेंद्र की ही पहल आकृष्ट हुए और उसी पर आधार पर उन्होंने कवि की अनुभूति के साधारणीकरण को महत्ता प्रदान की और साथ ही कवि तथा शहर दोनों में ही रस की स्थिति माने। रस सिद्धांत शब्द का अर्थ विकास, कामसूत्र से लेकर के आनंद के रूप में किया। वे शास्त्रीय इन अर्थों में थे कि प्राचीन संस्कृति काव्य शास्त्र का परिमार्जन एवं प्रस्तुतिकरण उन्हें अधिक किया। आधुनिक इन अर्थों में कि उन्होंने नवीन प्रश्नों और नवीन उपलब्धियों के प्रति अधिक जागरूकता दिखाई। उन्होंने शास्त्रीय विषयों को ऐसी स्वच्छ शैली के साथ हाथ लगाया कि उनके विरोधी समीक्षक भी उनके सिद्धांतों की तरफ आकृष्ट हुए। उनकी समीक्षा में न्यूनाधिक मात्रा में 3 तत्वों ने योग किया और संस्कृत और काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, युग संचेष्ट, अंतर्दृष्टि। भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण के सिद्धांत को वे मानव मूल्यों की स्वीकृति का सिद्धांत ही मानते हैं। नगेंद्र ने शास्त्र के अध्ययन को जड़ ज्ञान की प्राप्ति का साधन न मानकर उसे काव्य भाव के भीतर निहित अनुभूति मूलक एकता की खोज का साधन बनाया, किंतु लेखक की ओर से अपनी बात शास्त्र पर लाद ही नहीं गया और वरना शास्त्र के भीतर से खींची गई है और जहाँ उनकी शास्त्र चर्चा में शास्त्रीय दृष्टि और भाषा की उपयुक्तता वस्तुगतता और परिभाषिकता प्राप्त होती है, वही एक सौंदर्य खोजी दृष्टि का लालित्य और अपनापन भी दिखाई पड़ता है। डॉक्टर नगेंद्र को रस की मूल चेतना को सार्वभौमिकता और चिंतनता को प्रतिष्ठित करने के लिए एक ही साथ कई विरोधी दिशाओं से जुड़ना पड़ा। उन्होंने तर्क तथा प्रमाण देकर यह स्थापित किया कि रस की सत काव्य पर प्राण है और वह
चाहे वह काव्य किसी काल या देश का हो। उन्हें बड़ी ईमानदारी से आलोचकों के आपेक्षों को प्रस्तुत कर जो है उनका निराकरण किया और आधुनिक काव्य का सौंदर्य रस में देखा। डॉक्टर नगेंद्र की जो है प्रगतिशीलता इस अर्थ में सिद्ध की जा सकती है कि उन्होंने कहीं भी रस के शास्त्रीय रूप का आग्रह न कर उनकी मूल चेतना और गतिशीलता को ही जो महत्व प्रदान किया। उन्होंने नई आलोचना को संरचनात्मकता को और उसके मूल और सही रूप में पहचानते हुए प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र से लेकर उनके बिंदु की इलियट और रिचर्ड्स जो है में ढूंढे हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे परंपरा को रूढ़ अर्थ में स्वीकार नहीं करते और बल्कि उनकी जो गतिशील और प्रगतिशील तत्वों को नवीन यात्राओं के योग देते हुए देखते हैं। सौंदर्य को मूल्य मानते हुए तथा महत्व देते हुए पंथ के भाव और जगत की निर्माण शक्ति पर विचार करते समय वे जो पंथ काव्य में इंद्रियता को सौंदर्यापन उपासना का एक गुण मानते हैं। वे जीवन पर जो है सौंदर्य को ही सौंदर्य की कोटि में जो स्थान देते हैं जो वासना से रहित है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका और में उन्होंने सौंदर्य को जो है निरपेक्ष स्वतंत्र मूल्य मानने से इनकार किया और कहा कि स्वतंत्र मूल्य होने पर भी जो सौंदर्य की सत्ता निरपेक्ष नहीं है वह जीवन के अन्य बेहतर मूल्यों के साथ पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक है, नैतिक सामाजिक मूल्यों के साथ जो अनिवार्य रूप से संबंध है। वास्तव में सौंदर्य काव्य कला का वास्तविक मूल्य है, परंतु जीवन के व्यापक परिवेश के साथ संबंध होने के लिए उन्हें जो है अन्य बेहतर मूल्यों के साथ जुड़ना ही पड़ता है। सौंदर्य कला का पर्याप्त प्राय जो है उसमें कल्याण की शक्ति होती है। नई समीक्षा नए संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि छायावादी कवि जो है नारी के अंगों की मार्शलता के प्रति आकृष्ट न होकर उसके मन और आत्मा के सौंदर्य पर मुग्ध होता है। वह रूप के माध्यम से जो है अभिव्यक्त उसके हृदय के माधुर्य को नावित करता है और सौंदर्य अनुभूति व्यक्ति को जो है गतिशील, क्रियाशील, चिंताशील, संवेदनशील और मननशील एवं कल्पनाशील बनाती है। नगेंद्र का सौंदर्य सामंजस्य का स्वामी है, विघटन का दुश्मन और लगाव का सहयोगी और अलगाव का विरोधी है। डॉक्टर नगेंद्र के मतानुसार आधुनिक काल के जो छायावादी काव्य प्रकृति में, नारी में और मन में, मानव में भी जो है सर्वत्र सौंदर्य का अन्वेषण किया गया है। सूक्ष्म स्थूल सौंदर्य के मध्य सुंदर सामंजस्य प्राप्त होता है। जिस कविता ने नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर वृद्ध समाज की जो अभिरुचि का परिष्कार किया हुआ उस कविता का गौरव अक्षय है। छायावादी काव्य नारी अपने पंचभूत के शरीर का जो है पोस्टमार्टम करवाने नहीं आती है, जैसा कि हम रीति रूप के जो है कतिपय कवियों के काव्य में जो है पाते हैं, बल्कि यहाँ नारी एक शक्ति लेकर के, भावनापूर्ण हृदय लेकर के स्नेह और दुलार देने आती है। छायावादी कविता में जीवन के जो है प्रति, जगत के प्रति, प्रकृति के प्रति और ब्रह्मा के प्रति, नारी के प्रति, समाज के प्रति एक कौतूहल और हित की भावना जो है अंतर्निहित रहती है। कवि सत्य की खोज में प्रयत्नशील रहा है और छायावाद के प्रति डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि उन्हें जो है प्रगतिशील मूल्यों के प्रति जागरूक सिद्ध करती है। साकेतिक अध्ययन जो है उन्होंने कवि के काव्य पर जो गांधीवाद का प्रभाव दिखाया है। उर्मिला का विरह सूर की गोपियों के विरह से भिन्न है। उर्मिला अन्य प्रोषित पत्रिकाओं से भी जो है सहानुभूति रखती है और अर्थात दुख के साथ साथ दूसरों के दुखों का भी अध्ययन कर रखना गांधीवाद विचारों का प्रभाव है। उसी प्रकार कैकेयी के चरित्र का जो उज्ज्वलीकरण किया गया है उस पर गांधी जी के जो पाप से जो है घृणा करो किंतु पापी से प्रेम सिद्धांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नगेंद्र इस स्थिति में शोक व्यक्त करते हैं कि भारतीय साहित्य में रीतिकाल की भांति हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल भी जो अत्यंत अभिशप्त काव्य जो है माना गया है। रीतिकाव्य की भूमिका और देव और उसकी कविता रीतिकाव्य के प्रतिष्ठित करने के लिए ही लिखा गया है। वे मानते हैं कि रीतिकाव्य सामाजिक चेतना की दृष्टि से कमजोर है और उनकी काव्य वस्तु भी जो है एक सीमित क्षेत्र से बाहर व्यापक संसार में किसी रुचि का प्रमाण नहीं देती, लेकिन कवियों की निश्चल आत्माभिव्यक्ति द्वारा जिस परिष्कृत आनंद की सृष्टि का यह काव्य करता है उसकी अपेक्षा करना जो है गलत है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों से अलग इस आनंद का भी जो अपना एक मूल्य है। आनंद और सौंदर्य की जो सृष्टि करता है उसे उपेक्षा जो है नहीं की जा सकती। इन कवियों का जो है शास्त्र ज्ञान और लोकानुभव दोनों खूब समृद्ध हैं। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि जीवन के उदात्त अर्थों के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण मानने के लिए प्रगतिवाद उतना अधिक सफल नहीं हो सकता जितना कि आशा
थी। प्रगति का साधारण अर्थ है बट जो साहित्य जीवन और को आगे बढ़ाने में सहायक हो वही प्रगतिशील साहित्य है। और इस दृष्टि से तुलसीदास सबसे बड़े प्रगतिशील हैं। भारतेंदु बाबू और मैथिलीशरण गुप्त भी इस अर्थ में प्रगतिशील लेखक है। परंतु आज का प्रगतिवादी इनमें से भी किसी को भी जो प्रगतिशील नहीं मानेगा, ये सभी तो उसके मतानुसार प्रतिक्रियावादी लेखक हैं। और प्रगतिवाद का जो निर्णय विषय जीवन कैसा है तक ही रहा है, जीवन कैसा होना चाहिए तक उसकी दृष्टि नहीं गई। और नगेंद्र की को जो है प्रगति पसंद है, पर जो है वह जो वर्ग चेतना से ऊपर होता है और जो राजनीतिक पार्टी विचारधारा के सीमित दायरे से ऊपर होता है, दूसरी तरफ वे उस मूल्य को भी अस्वीकार नहीं करते कि प्रगतिवादी काव्य धारा से दलित वर्ग की सहानुभूति के प्रभाव में विचलित होती रही है और यथार्थ उसकी श्वास जो है रही है। आनंद की एक नई व्याख्या पाते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने में प्रगतिशील मूल्यों को पुष्ट देते हुए आनंद को ही जो काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। और निष्प्रयोजन कर्म तो वही होगा जो निरर्थक होगा। धन, यश और प्रचार ये सब स्थूल प्रयोजन है। आनंद ही काव्य का आध्यात्मिक प्रयोजन है। आनंद के समांतर वे लोक कल्याण चेतना प्रयोजनों को भी जो विचारणीय मानते हैं। लोकहित को प्रयोजन मानकर चलने वाला साहित्यकार लोक में अपने स्व का विस्तार करके आनंद लाभ ही करता है। वह आत्म और काम्य जो लोक कल्याण में जो है अनुरक्त होते हैं। इसी प्रकार चेतना के परिष्कार की परिणति भी जो आनंद की अनुभूति में ही होती है। काव्य के आस्वाद का आनंद सहानुभूति का ही जो आनंद है। काव्य मूल्यों के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि काव्य मूल्य का अर्थ है वह गुण या गुण साम्या जिसके द्वारा काव्य की सिद्धि का निर्धारण किया जा सके। इस दृष्टि से मूल्य का आधार अंततः प्रयोजन ही सिद्ध होता है। जिस काव्य में रागात्मक आस्वाद प्रदान की क्षमता जितनी अधिक होती है उतना ही उसका मूल्य अधिक होता है। ठीक है। और इस प्रकार से जो है लेखक की आत्मा व्यक्ति जो निष्कृत आनंद प्राप्त होती है उसका नैतिक और सामाजिक मूल्य से संतुलित भी एक महत्व है। सामाजिक दायित्व के निर्वाह में यदि लेखक त्रुटि करता है तो वह नैतिक दृष्टि से अपराधी है। साहित्य में जो मूल्यों की बहुत चिंता नहीं की उसके नगेंद्र ने, और उसके मत में काव्यानंद में ही जो मूल्य पर्यवेक्षित हो जाते हैं। और काव्य के भावना का अर्थ ही जो है अव्यवस्था में जो है व्यवस्था स्थापित करना है। इनकी मानवता की प्रेरणा की से ही जो इच्छा, ज्ञान, क्रिया, संस्कृति, विज्ञान, राजनीति में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। रस सिद्धांत में डॉक्टर नगेंद्र लिखा है कि जीवन की निरंतर विकासशील धारणा और आवश्यकताओं का जो आकलन मानववाद में ही हो सकता है। जीवन की भूमिका में जब तक जो है मानव से जो है नैतिक सत्य का आविर्भाव नहीं होता, साहित्यिक भूमिका में जब तक मानव संवेदना से अधिक रमणीक सत्य की उद्भावना नहीं होती, तब तक जो है रस सिद्धांत से जो अधिक प्रामाणिक सिद्धांत की परिकल्पना भी नहीं हो सकती। उन्होंने लोक मंगल और लोकहित को भी जो मानवतावाद के साथ संबंध किया है। उनका मानना है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामूहिक हित उसके अपने व्यक्तिगत हितों से निश्चय ही जो है अधिक महत्वपूर्ण है। समाज के संगठन और हितों की रक्षा करने वाले नियमों का संकलन नीति है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उपेक्षा करनी होगी। लेखक जो है मनुष्य रूप में समाज का अविभाज्य अंग है और प्रतिभा अधिक है, उसका दायित्व भी अधिक है। और जिस समाज में उसे जीवन में प्रकरण किए हैं बौद्धिक और भावगत अभिप्राय दी है, उनका जो ऋण शोध करना उनका धर्म है। इनकी जो है नगेंद्र जो है और उसकी घटना उसके व्यक्तित्व की जो है अपेक्षा जो है मानव जीवन की और इतिहास की धाराओं के विकासशील क्रम को ही जो अधिक महत्व जैसे देते हैं। जब जीवन और काव्य मूल्यों का विघटन चरम सीमा पहुंच जाता है, डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत को विद्वानों और सामान्य पाठकों के समक्ष शाश्वत और सार्वभौम सिद्धांत के रूप में देखा है। उन्होंने इस सांगोपांग निरूपण से जो अतीत का स्वीकार है, वर्तमान का बोध है, साथ ही परंपरा और नवीनता का और आनंद और कल्याण का, सौंदर्य तथा नीति का, कला था जीवन का, व्यष्टि समष्टि का जो है कल्पना एवं सत्य का, और सत्य एवं शिव का, यथार्थ एवं आदर्श का जो वास्तविक समन्वय प्राप्त जैसे होता है। उन्होंने अखंड मानव चेतना के आधार पर काव्य शास्त्रों को प्रतिष्ठित किया। शास्त्र केवल शास्त्र मात्र न रहकर साहित्य भी जो कहलाने योग्य बना। सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे नगेंद्र ने प्रगतिवाद में जो है अनास्था प्रकट की, किंतु साहित्य और साहित्यकार वह स्वभावतः प्रगतिशील मानते हैं। प्रगतिशील आंदोलन के उन तत्वों को स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं की जो काव्य और कलाओं को अधिक समृद्ध करे और जो है पाठकों और श्रोताओं को इन कलाकृतियों को अत्यधिक जो है रसास्वादन करने में सक्षम बनाए।
उनके अनुसार जो रस जो है आज के साहित्य के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त और समर्थ है, किंतु रस को रूढ़ रूप में न लेकर के विकासमान रूप में लाने की आवश्यकता है। मूल्य को वे देश काल बुद्ध और परिवर्तनशील मानते हैं। उनका विश्वास है कि मानवता, मानव कल्याण, मानव मूल्य आदि शब्दों के निरंतर और सर्वव्यापी प्रयोग से यह सिद्ध हो जाता है कि मानव प्रकृति के कुछ तत्व ऐसे हैं जो सार्वभौम और सार्वकालिक हैं, जो विभिन्न देश काल के मानव, प्राणियों और मूलतः समान है। इन्हीं तत्वों की अभिव्यक्ति जीवन के नाना रूपों में होती है और काव्य भी उनमें से एक है और अपनी प्रकृति या प्रभाव के कारण उसका विशिष्ट गौरव है। नवीन यात्राओं की पहचान का प्रयत्न करके शास्त्रीय आधार को जो है नूतन रंग देना चाहता है। शास्त्रीय आधार नवीन यात्राओं के स्वरूप को जो है मूर्त रूप में देखने की दृष्टि देता है। उन्हें काव्य शास्त्र जैसे शुष्क निरस विषय को जिस रसात्मक कल्पना शक्ति द्वारा रोचक और आकर्षक बनाया, उसने अनेक शास्त्रीय अनुसंधानों से मानवीय और साहित्यिक मूल्यों में बहुत अधिक मात्रा में परिवृद्धि हो गई और सिद्धांत वर्तमान की समस्याओं को अपने विवेचन में गौण स्थान दिया हुआ है, उनकी सीमा मानी जा सकती है। इससे यह भी सिद्ध है कि वे हिपोक्रेट नहीं हैं और उनकी मान्यताओं के प्रति उनमें अटूट निष्ठा है। यथासंभव प्रयास नगेंद्र की आलोचनात्मक दृष्टि में जो है अगर हम देखते हैं तो उन्होंने जो है अपने मानवीय जीवन और मानव मूल्य जो है और उनके ऊपर जो प्रगतिशील मूल्यों की अगर बात आती है को निर्धारित करने की चेष्टा जो उनके अंदर रही है। धन्यवाद।